स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात करेंगे टीचर्स की प्रमोशन को लेकर। फिलहाल कितनी हलचल है और क्या नई अपडेट आज निकलकर सामने आई है, जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दूसरी बात उन 4 कैडर्स को लेकर भी करेंगे जो टीचर्स के ही कैडर हैं, लेकिन आरएनपी रूल्स इसमें बदले जा रहे हैं। आखिरकार किस वजह से आरएनपी रूल्स बदले जा रहे हैं, कितना समय इसमें लगने वाला है, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तीसरी बात 20 मंजिला भवन को लेकर करेंगे। हिमाचल में पहली बार 20 मंजिला भवन बनाने की अनुमति दी जा रही है। ये किस तरह के भवन होंगे, क्यों अनुमति दी जा रही है और फिलहाल इसके लिए कौन से एक्ट में संशोधन किया गया है, ये भी जानकारी हम आपको देंगे। देवभूमि संघर्ष समिति पर केस दर्ज हुआ है, कौन से इलाके में, और इसे लेकर समिति की ओर से विरोध भी जताया जा रहा है। फिलहाल कब की घटना है, लेकिन अब जब केस दर्ज हो गया है तो क्या कुछ यहां समिति के सदस्यों की ओर से कहा जा रहा है, ये भी अपडेट लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मानसून फीका पड़ गया है। एक तरह से मानसून ने विदाई ले ली है, जिसके बाद गर्मियों का सिलसिला जारी है। तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि 3 रोज पहले जो बारिश हुई थी उसके बाद तापमान में कमी भी आई थी, लेकिन अब 3 दिन से तापमान में फिर उछाल आया है और 35 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर कुछ एक क्षेत्रों में तापमान दर्ज किया गया है। अभी 3 अक्टूबर तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। दूसरी बात पुलिस हाफ मैराथन को लेकर करना चाहेंगे। राजधानी शिमला के रिज मैदान में ये मैराथन आयोजित करवाई गई थी इस लक्ष्य के साथ कि हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है, युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। इसके लिए ये जागरूक करने के लिए मैराथन बुलाई गई थी। 200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और एसपी शिमला संजीव गांधी की ओर से भी यही जानकारी दी गई कि इस तरह के इवेंट्स करवाने का मकसद ही ये रहता है कि कोई खास मैसेज हिमाचल वासियों में भेजा जा सके। और फिलहाल नशा मुक्ति बनाना है, अब नशा मुक्त पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश को करना है, तो इसलिए जरूरी है कि ये छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जा सके, जिससे जन जन तक ये मैसेज पहुंचे कि कितना जरूरी हो गया है आज की युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखना। हालांकि राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए इस इवेंट में पहुंचे थे। सुबह 7:30 बजे से ये मैराथन रेस शुरू हो गई थी। 21 किलोमीटर की ये मैराथन थी और ये शिमला रिज से शुरू हुई। आरंभ जो इसका पॉइंट था वो शिमला रिज मैदान था और वहां से हिप्पा कैंपस तक ये दौड़ आयोजित की गई थी। तो 200 से ज्यादा प्रतिभागी थे और सबसे अच्छी बात यह है कि इन प्रतिभागियों में कुछ एक दिव्यांग जन भी थे जो लोगों को जागरूक करने में काफी रुचि रख रहे थे। एचआरटीसी का स्थापना दिवस अब मनाया जाएगा 12 अक्टूबर को। पहले 2 अक्टूबर को कार्यक्रम होने जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से समय न मिलने के कारण फिर इसे स्थगित कर दिया गया था। एक दफा फिर तिथि सामने आई है। 12 अक्टूबर को पूरे 50 वर्ष अपने एचआरटीसी मनाने जा रहा है। दरअसल किस प्रकार से धीरे धीरे उन्नति की ओर एचआरटीसी बढ़ा है, इस बात का उल्लेख इस आयोजन में किया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इसमें एक टेबल बुक भी लॉन्च की जा रही है एचआरटीसी की ओर से, जिसमें यह बताया जाएगा कि एचआरटीसी ने कब कब क्या क्या नई नई योजनाएं लाई हैं। और इसमें एचआरटीसी के कर्मचारियों को, जिसमें चालक है, परिचालक है, पेंशनर्स हैं, उनकी बेहतरीन सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। एक तरह से पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की गई है जिसमें 50 वर्षों का सफर एचआरटीसी का दिखाया जाएगा। जिस वक्त वो पुरानी बसेस हुआ करती थी ग्रीन और व्हाइट कलर की, उसके बाद इलेक्ट्रिक बसेस तक अब एचआरटीसी पहुंच गया है, तो ये सफर कैसा रहा। हालांकि सभी जानते हैं वित्तीय नुकसान भी काफी ज्यादा एचआरटीसी को हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ एक खास पल, खास योजनाएं एचआरटीसी की रही है, उन्हें जरूर इस आयोजन में दर्शाया जाएगा, क्योंकि तकरीबन ये 50 साल का जश्न एचआरटीसी की ओर से मनाया जा रहा है। जितने भी हिमाचल प्रदेश में पुराने बस अड्डे हैं वहां पर एचआरटीसी की ओर से प्रसाद बांटा जाएगा। वहां पर पूरी तरह से साज सजावट भी कर दी गई है। वहीं देखिए, एचपीयू में कार्यकारी परिषद की फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी अगले कल। दरअसल नामांकन वापस लेने की अगली तिथि क्योंकि कल है और ऐसे में कल शाम तक ही इसमें ये फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी उम्मीदवारों को लेकर। ये बात हम ईसी को लेकर और कोर्ट सदस्यों को लेकर ही कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनावों के लिए नामांकन पहले मांग लिए गए थे और अब नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख कल होगी। कल शाम तक ये लिस्ट भी फिर फाइनल हो जाएगी कि आखिरकार किस विभाग से कितने उम्मीदवार हैं। हालांकि उसके बाद प्रचार प्रसार के लिए भी 2 से 3 दिन का वक्त दिया जाएगा। 4 अक्टूबर को फिर ये चुनाव होने जा रहा है और उसी दिन इसका रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा।
पार्टी चिन्ह पर, क्योंकि ये चुनाव नहीं होते हैं और यहाँ व्यक्ति के नाम पर ही वोट डाली जाती है। तो 30 सितंबर को 4 बजे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। जैसा कि हमने कहा अगले कल, क्योंकि अभी आखिरी दिन है नामांकन वापस लेने का। इसके बाद देखना होगा चुनावी मैदान में कितने सदस्य बच जाते हैं। दरअसल सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कांग्रेस, भाजपा और माकपा जो समर्थित कर्मचारी गुट हैं, तो उसके बाद इन्हीं की ओर से इसमें नामांकन भरे जाते हैं। जो भी दिलचस्पी दिखाता है नामांकन भरने में, उनकी ओर से फिर यहाँ चुनाव भी लड़ा जाता है और देखना होगा अंत में जो भी रिजल्ट आएगा, बिल्कुल उससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। सिंगापुर एक्सपोजर विजिट के बाद एक और नया कदम राज्य सरकार की ओर से उठाया जाएगा। शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट तो करवाया ही गया है, लेकिन अब इसके बाद एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके लिए शुरू किया जाएगा। ये एक तरह से लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम बताया जा रहा है। इसके लिए समग्र शिक्षा ने करार कर लिया है सिरमौर में IIM के साथ। दरअसल यहाँ शिक्षकों को लीडरशिप ट्रेनिंग दी जाएगी, एक तरह से प्रमुख लीडर के तौर पर उन्हें तैयार किया जाएगा। तकरीबन इसके लिए 200 शिक्षकों का चयन हुआ है। 200 शिक्षक ये सिरमौर भेजे जाएंगे। उसके बाद जब ये अपने अपने स्कूल लौटेंगे तो बाकी शिक्षकों को भी ये ट्रेनिंग देने वाले हैं। इसीलिए प्रमुख शिक्षक के तौर पर इन्हें यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। ये पहले भी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कह चुके हैं कि अब कुछ नए कदम उठाए जाएंगे। शिक्षकों में भी शिक्षा को लेकर कुछ नए स्किल्स डेवलप किए जा रहे हैं कि वो शिक्षा और नए और बेहतर तरीके से कैसे प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए पहले सिंगापुर एक्सपोजर विजिट पर भेजा गया और दूसरा कदम अब ये है कि IIM सिरमौर में भेजा जा रहा है, जहाँ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। इसमें कुछ खास स्किल तैयार होंगे। इन 200 शिक्षकों को कुछ नई चीज़ों को लेकर जानकारी दी जाएगी। जो 200 शिक्षक ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, इसमें 100 प्रिंसिपल हैं, 50 मुख्याध्यापक हैं और 50 सेंटर हेड टीचर भी शामिल किए गए हैं। तो ये भी एक अच्छी बात कहना चाहेंगे, नया कदम सरकार की ओर से फिलहाल उठाया जा रहा है। पांवटा साहिब के अमरकोट क्षेत्र स्थित जम्बू खाला में एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई है। महज इसकी उम्र 18 वर्ष की थी। वॉलीबॉल खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ ये इस क्षेत्र में पहुंचा था और बीच में ये कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए पानी के बीच चले गए। पानी के बीच दरअसल एक बड़ी चट्टान थी, उसके ऊपर बैठकर ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। इसी बीच जो युवक था वो पानी में गिर गया। हालांकि दोस्तों ने उसे जैसे तैसे पानी से बाहर निकाला और उसके बाद अस्पताल लेकर जा ही रहे थे, लेकिन बीच में ही इस युवक ने दम तोड़ दिया। 18 वर्षीय हरीश कुमार के तौर पर इसकी पहचान हुई है और चिकित्सकों का कहना है कि उनके पास पहुंचने से पहले ही अपना दम तोड़ चुका था। तो पानी में डूबने से एक और युवक की मौत हुई है। देखिए, मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बोल बदल गए हैं। दरअसल ये दिल्ली गए हुए थे, जहां इन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है और यहाँ बयान विक्रमादित्य सिंह की ओर से ये दिया जा रहा है कि गलत तरीके से इनकी स्टेटमेंट को दर्शाया गया था। हाल ही में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें इनका कहना था कि अब जो स्टॉल वाले लोग होंगे, यानी कि जो भी स्टॉल का संचालक करते हैं या फास्ट फूड बेचते हैं, तो ऐसे लोग अपनी दुकान के ऊपर नेम प्लेट लगाएंगे और आई कार्ड भी इनके लिए अनिवार्य किए गए थे। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से बयान दे दिया गया था कि अभी फिलहाल ऐसा कोई निर्णय यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नहीं लिया गया है। और ठीक इसके बाद जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, राजीव शुक्ला, उनकी ओर से भी ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि ऐसा कोई निर्णय अभी हिमाचल सरकार ने लिया नहीं है और यूपी मॉडल को अपनाया जा रहा है। फिलहाल ये बात कहना गलत है, यूपी मॉडल से इस बात की तुलना ना की जाए, बेवजह इस बात को तुल दिया जा रहा है। ठीक इसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने मुलाकात की है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से, जिसमें उन्होंने ये आश्वासन दिया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि वो पार्टी की विचारधारा के खिलाफ नहीं जाएंगे और ना ही कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे विचारधारा को कोई ठेस पहुंचे। फिलहाल एक तरह से उनका कहना है कि वो पार्टी के सिद्धांतों के प्रति दृढ़ रहने वाले हैं। ये बात उनकी ओर से क्लियर कर दी गई है। और तीसरी बात इसमें यह है कि यहाँ उन्होंने मुलाकात केसी वेणुगोपाल से भी की है। केसी वेणुगोपाल को भी उन्होंने यही शब्द कहे कि पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, इसलिए कभी भी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ नहीं जाएंगे। और इसके बाद ये अब भाजपा के नेताओं की ओर से माना जा रहा है कि विक्रमादित्य ने अपने शब्द वापस ले लिए हैं। फिर से वही हुआ है, हाईकमान की ओर से दबाव विक्रमादित्य सिंह पर बनाया गया। पहले भी इन्होंने कई ऐसी स्टेटमेंट्स दी, लेकिन फिर पार्टी हाईकमान दबाव बनाती है और मंत्रियों को अपने शब्द वापस ले जाने पड़ते हैं।
देखिए, स्ट्रीट वेंडर को लेकर एक जानकारी हम आपको और देंगे। फिलहाल ये क्योंकि 3 अक्टूबर को अभी बैठक होने जा रही है और इसके लिए कमेटी गठित करने की बात पहले हुई थी। इसमें मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी हैं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी हैं और भाजपा के भी कुछ एमएलएस को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद निर्णय होगा कि आखिरकार स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, यानी कि बाहर से जो लोग आए हैं एक प्रवासी के तौर पर यहाँ अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं और जिन्होंने अपनी दुकानें भी लगाई हैं, कैसे उन पर चेकिंग रखी जा सकती है। क्योंकि पहले मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से ये भी बात स्पष्ट तौर पर रखी गई थी कि यहाँ नशे का सेवन बढ़ रहा है और बात खाद्य सामग्री पर भी बार बार आती है। इसीलिए जो लोग फास्ट फूड का संचालन कर रहे हैं या कुछ अपने टी स्टॉल चला रहे हैं, इन पर निगरानी रखना जरूरी है। कई तर्क उन्होंने दिए थे, लेकिन अब उनका कहना है कि यूपी मॉडल से जो इस बात की तुलना की जा रही है वो गलत है। मीडिया ने गलत तरीके से इसे दर्शाना चाहा है। हालांकि ये बात इतनी सी थी कि देखिए, यूपी में पहले ही ऐसा मॉडल लागू किया गया है जहां नेम प्लेट लगाई जाती है स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से और आई कार्ड भी उनके लिए अनिवार्य किए गए थे। इसी वजह से चर्चाओं में ये बात आ गई थी कि क्या यूपी वाला मॉडल ही यहां पर लागू किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इससे इनकार कर दिया और ये भी उनका कहना था कि यूपी के मॉडल से इसकी तुलना ना की जाए और राज्य सरकार ने कोई ऐसा फैसला लिया भी नहीं है। अब विक्रमादित्य सिंह का भी यही मानना है कि वो पार्टी की विचारधारा के खिलाफ नहीं जाएंगे। वो पार्टी के लिए खुद को समर्पित करते हैं, वफादार सिपाही हैं और ऐसे में पार्टी के सिद्धांत के लिए खुद को दृढ़ रखने की भी उनकी ओर से बात कही गई है। फिलहाल इस बात के लिए देखिए, हर किसी में इंतजार है कि 3 अक्टूबर को जो बैठक होने वाली है स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी पर, उसमें क्या कुछ चर्चा होती है और क्या निर्णय लिया जाता है। पेंशनर्स काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। इनका कहना है कि अभी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस है। ये सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कोई अच्छा फैसला इनके लिए लिया जाएगा, लेकिन 9 तारीख को अब इनकी पेंशन मिलने जा रही है। ये उचित नहीं है, इनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये बुढ़ापे के उस दौर में हैं जहां अब अपने लिए बड़ा संघर्ष भी नहीं कर सकते, बड़े आंदोलन भी नहीं कर सकते और सरकार जो इनके साथ कर रही है उसे ये बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आज फिर दरअसल पेंशनर्स की ओर से बैठक बुलाई गई थी। इसमें इन्होंने अगली रणनीति तैयार करनी चाहिए है। इनका कहना है कि कहाँ तो ये तोहफे की उम्मीद लगाकर सरकार से बैठे थे, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस आ रहा है, लेकिन जो शेड्यूल अब डिसाइड किया गया है सैलरी और पेंशन को लेकर सरकार की ओर से, उसके मुताबिक 9 तारीख को पेंशन अब पेंशनर्स को मिलने जा रही है। और बार बार इन्होंने पहले प्रदर्शन किए जिसमें इनकी प्रमुख मांग ये थी कि 1 तारीख के बाद इंतजार नहीं करना चाहते हैं पेंशन का, लेकिन अब 9 अक्टूबर तक भी इन्हें इंतजार करना होगा। हालांकि कर्मचारियों को लेकर फिलहाल हलचल अभी कम हो गई है। डीए एरियर को लेकर पीछे काफी ज्यादा इन्होंने अपनी आवाज तेज कर दी थी और हाल ही में यहाँ कर्मचारी नेताओं की ओर से यह बयान भी सामने आया है कि इंतजार करेंगे मुख्यमंत्री के पूरे स्वस्थ होने तक का और उसके बाद जरूर फिर इन्हें बैठक के लिए बुलाया जाएगा। इस वजह से भी ये हलचल कम है, लेकिन पेंशनर्स रुकने के लिए तैयार नहीं है। इनका ये मानना है कि जो लेट इन्हें पेंशन दी जा रही है ये उचित नहीं है और 1 तारीख को ही इन्हें भी पेंशन चाहिए। हालांकि कितना ज्यादा सरकार इस पर सोच विचार करती है ये हम देखेंगे। एक और हैरत अंगेज मामला सामने आया है। दरअसल ये पिछले कल शाम की बात है। शिमला की कंडा जेल में एक आरोपी चकमा देकर पुलिस को फरार हो गया था। पुलिस इसे आईजीएमसी अस्पताल लाई थी इलाज करवाने के लिए और जब वापस ये लौट रहे थे तो बालूगंज के समीप तवी मोड़ पर बस में चढ़ते वक्त इसने पुलिसकर्मी को धक्का दे दिया और वहां से फरार हुआ। हालांकि थोड़े क्षण बाद यानी कि कुछ देर बाद ही इसे फिर वहां पर पकड़ लिया गया था टूटू के पास। ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है जब बार बार आरोपी इस तरह से फरार हुआ हो, यानी कि पहले भी कई मर्तबा इस तरह की स्थिति सामने आई है जब आरोपी फरार हुए हों और वो भी पुलिस को चकमा देकर। ढली में भी 2 महीने पहले ऐसा ही मामला सामने आया था जहां पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार हो गया था और एक दफा फिर देखिए पिछले कल भी इसी तरह का मामला सामने आया है। बार बार ऐसी घटनाएं पेश आ रही है जहां पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार हो जाते हैं। भले ही कुछ क्षण बाद इन्हें पकड़ लिया गया है, लेकिन यहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर इससे जरूर सवाल खड़े होते हैं। ये जो कैदी है इसकी पहचान उत्तर प्रदेश निवासी लवकुश के तौर पर बताई जा रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश का निवासी है और ये दरअसल दुष्कर्म के मामले को लेकर सजा भुगत रहा है और महज इसकी उम्र 24 वर्ष की है। बीच में इसने भागने की प्लानिंग की थी, लेकिन पूरी तरह से इसमें सफल नहीं हो पाया क्योंकि टूटू में ही पुलिस ने इसे फिर से दबोच लिया।
वहीं व्यावसायिक शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। इनका कहना है कि जो कंपनियां हैं इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच यहाँ MOU साइन हुआ था और होता भी है जैसे जैसे इसकी तिथि फिर नज़दीक आती है। लेकिन इनका कहना है कि जो बिचौलियों का काम करने के लिए कंपनी को यहाँ अधिकृत किया जाता है, ये कंपनी इनका शोषण करती है। ना तो सही से इन्हें छुट्टियां मिल पाती है, ना इन्हें वेतन दिया जाता है और भी कई सारी समस्याओं से इन्हें रूबरू होना पड़ रहा है। इसीलिए व्यावसायिक शिक्षा से कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए या फिर रेगुलर पॉलिसी इनके लिए बनाई जाए। डायरेक्ट विभाग के दायरे में ही व्यावसायिक शिक्षकों को भी लाया जाए। सरकार इनकी मांग नहीं सुन रही है, पिछले कई वर्षों से इस डिमांड को रख रहे हैं। इसीलिए आने वाले समय के लिए अब इन्होंने चेतावनी ये दी है कि 1 नवंबर 2024 को ये बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर उससे पहले कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ये अपनी अगली प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। क्योंकि पिछले कई वर्षों से व्यावसायिक शिक्षकों का कहना है या तो रेगुलर पॉलिसी इनके लिए लाई जाए, अगर ये नहीं हो सकता है तो कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। सीधे तौर पर विभाग के दायरे में ये आने चाहिए, भले ही आउटसोर्स पर रखा जाए लेकिन विभाग के दायरे में आएंगे। यानी कि विभाग से और सरकार से अगर डायरेक्ट इनकी सैलरी आ जाए तो इसमें फिर ज्यादा परेशानी इन्हें नहीं होगी, क्योंकि कट कटाकर इनकी सैलरी आती है और बीच में छुट्टियों को लेकर इन्हें कई समस्याएं हो रही हैं और तो और बाकी काम भी इनसे लिया जा रहा है। अब व्यावसायिक शिक्षकों की ओर से आज ये भी कुछ एक आरोप लगाए गए हैं। देवभूमि संघर्ष समिति पर केस दर्ज किया गया है। ये बात हम हमीरपुर की कर रहे हैं। गलोड़ बाजार में 26 सितंबर को इनकी ओर से रैली निकाली गई थी, जिसमें पुलिस ने ये कहकर केस दर्ज कर लिया है कि यातायात नियम इनकी वजह से प्रभावित हुए। हालांकि आज ही देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से बैठक बुलाई गई थी, जिसमें इन्होंने ये माना है कि कोई भी यातायात नियम इनकी ओर से नहीं तोड़े गए हैं, बेवजह इन पर ये मामला दर्ज हुआ है और ये इसका विरोध करते हैं। उस वक्त बारिश हो रही थी और सड़क के गड्ढों से बचने के लिए इधर उधर जरूर यहाँ देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्य जा रहे थे, लेकिन उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। जो मामले दर्ज हुए हैं कुछ एक व्यक्तियों पर, उन्हें तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो इस पर अलग से इनकी ओर से रणनीति तैयार की जाएगी। पुलिस की मौजूदगी में ही इन्होंने रैली का आयोजन किया था, ये भी इनकी ओर से बात कही गई है। लेकिन देखिए फिलहाल क्योंकि मामला हिमाचल प्रदेश में हर जगह ही ये गरमाया हुआ है, तो अलग अलग जगह से अपडेट सामने आ रही है। कुल्लू में भी स्थानीय लोगों की ओर से दावा किया जा रहा था कि जो वहाँ मस्जिद है अवैध रूप से उसका निर्माण हुआ है, जिसे लेकर जो SDM कुल्लू हैं इन्होंने दस्तावेज दिखाकर ये प्रूफ करने की कोशिश की है कि वहां पर बनी मस्जिद अवैध नहीं है। इसके लिए इन्होंने एक बैठक बुलाई थी। बैठक में व्यापार मंडल, कुछ हिंदू संगठन और ट्रक यूनियन, साथ ही पेंशनर संघ तक को बुलाया गया था, जिसमें इनका कहना था कि फिलहाल वहां पर जो मस्जिद का निर्माण हुआ है वो अवैध नहीं है। जितने भी इस मस्जिद से जुड़े रेवेन्यू है उसकी एंट्री की गई है। 15 अगस्त 1970 को भारत सरकार, राज्य सरकार की ये गैजेट नोटिफिकेशन है, दोनों सरकारों की ओर से इसमें नोटिफिकेशन की गई थी। वक्फ बोर्ड की सूची तक इसमें निकाली गई थी, उसमें ये पेज 17 में अंकित है। और सन 1999 में इन्होंने पहली बार परमिशन मांगी थी आगे ताकि ये निर्माण कर सके। ये परमिशन लेटर तक आज वहां पर दिखाया गया है। नक्शे के मुताबिक इन्हें परमिशन मिल भी गई थी। 2012 में फिर पहली बार शिकायत की गई थी कि ये अवैध निर्माण है। अभी तब से लेकर अभी तक 2 बार इसकी जांच हो चुकी है और ये पाया गया है कि ये बिल्कुल रजिस्टर्ड है। और कब कब इसका निर्माण हुआ, कब कब परमिशन मांगी गई, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आज SDM कुल्लू की ओर से दर्शाया गया है, जो कि विकास शुक्ला है। केवल 1 या 2 संगठन नहीं बल्कि विभिन्न संगठनों को, विभिन्न वर्गों को इन्होंने बुलाया था। देखा जा सकता है इसमें ट्रक यूनियन, पेंशनर संघ तक को बुलाया गया था, जिनके समक्ष ये सभी दस्तावेज रखे गए हैं। तीसरी बात टिहरा की करना चाहेंगे। यहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस अभी जारी है। 300 लोगों की वेरिफिकेशन कर दी गई है और यहाँ पुलिस की ओर से जो खास तौर पर ASI अधिकारी सुनील कुमार हैं, इन्होंने मैसेज ये दिया है कि जितने भी ठेकेदारों ने अपने पास मजदूर रखे हैं या मकान मालिक जिन्होंने किराए पर अपने मकान दिए हुए हैं, ज़रूरी है समय से रजिस्ट्रेशन उन मजदूरों की करवा ले जो कि प्रवासी हैं। कब आए, कहाँ से आए, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें खुद चेक करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि स्थानीय लोगों की ओर से बार बार दबाव ये सरकार और प्रशासन पर बनाया जा रहा है कि जितने भी प्रवासी हैं बाहर से, यानी कि जितने भी लोग आए हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और जल्द से जल्द वेरिफिकेशन भी की जाए इनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर।
शिक्षा विभाग में प्रमोशंस होने जा रही है। सबसे पहले जानकारी हम आपको प्रिंसिपल्स पर देना चाहेंगे। 20 नए प्रिंसिपल स्कूलों को मिलने जा रहे हैं। इसके लिए अगले कल डीपीसी होने जा रही है। दूसरी बड़ी बात डेप्यूटी डायरेक्टर्स को लेकर करेंगे। ये 24 पद भरे जाएंगे और इसके लिए डीपीसी की प्रक्रिया अभी पूरी हो रही है, यानी कि जल्द से जल्द ये डीपीसी भी बुलाई जाएगी और 24 डेप्यूटी डायरेक्टर्स के पद भरे जाएंगे। तीसरी बात उन प्रिंसिपल्स को लेकर करना चाहेंगे जो कि 2014 ऑनवर्ड्स हैं और ऐसे प्रिंसिपल जिन्हें रेगुलर तौर पर यहां नियुक्ति नहीं दी गई थी बल्कि प्लेसमेंट मिली थी, तो ऐसे प्रिंसिपल्स को फाइनेंशियली लाभ दिया जा सके, इसके लिए फाइल आगे मूव कर दी गई है और लोक सेवा आयोग भी ये फाइल भेजी गई है। इवन इसमें ऐसे प्रिंसिपल जो रिटायर्ड हो गए हैं उन्हें भी फाइनेंशियल बेनिफिट मिलकर रहेगा, क्योंकि प्लेसमेंट उन्हें महज उस वक्त दी गई थी, रेगुलर आधार पर इनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई थी। 4 टीचर कैडर ऐसे हैं जिनके भर्ती एवं पदोन्नति नियम बदले जा रहे हैं। हालांकि ये जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी और नई अपडेट इसमें क्या है आपको बताएंगे। देखिए, टीजीटी, जेबीटी, सीएंडवी और लेक्चरर, ये 4 कैटेगरीज हैं, इनके आरएनपी नियम बदले जा रहे हैं। और फिलहाल एसएमसीज को क्योंकि एडीआर कोटे का लाभ देना है, इस वजह से आरएनपी नियम बदल रहे हैं। लेकिन अपडेट ये है कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ठीक 1 महीने के भीतर ये प्रक्रिया पूरा करने के लिए कहा है और विभागीय अधिकारी को 1 महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिस वजह से एक फाइल इसमें क्लियर हो गई है, यानी कि एक कैडर के आरएनपी रूल्स में बदलाव हो चुका है। बाकी की 3 कैटेगरीज बची हैं, इसमें भी जल्द से जल्द बदलाव कर दिया जाएगा ताकि एसएमसी को एडीआर कोटे का लाभ दिया जा सके। एसएमसी शिक्षकों ने बड़ा प्रदर्शन किया था, तकरीबन 1.5 महीने तक ये आंदोलन पर बैठे रहे थे, जिसके बाद सरकार ने ये आश्वासन इन्हें दिया था कि फिलहाल कोटे का लाभ इन्हें दिया जाएगा, यानी कि बाकी कैटेगरीज में इन्हें एडजस्ट करने की प्रक्रिया पूरी होगी। हिमाचल में पहली बार 20 मंजिला ऊंचाई भवन को लेकर अनुमति मिलने जा रही है। हालांकि एक कमर्शियल भवन पर अनुमति मिलेगी। इसके लिए भारत सरकार की एक स्कीम के तहत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स 2014 में संशोधन करने का फैसला लिया गया है। संशोधन का ड्राफ्ट जारी हो गया है। 30 दिन के भीतर आपत्ति मांगी गई है। इसके तहत हिमाचल में चिन्हित स्थानों पर औद्योगिक, टूरिज्म यूनिट्स और कमर्शियल भवन बनाने के लिए वर्टिकल कंस्ट्रक्शन हो सकेगी। इसके लिए जूलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, सॉइल टेस्ट और स्ट्रक्चरल डिजाइन रिपोर्ट भी थर्ड पार्टी से ऑडिट होंगे। भारत सरकार ने राज्यों को स्पेशल असिस्टेंस देने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एक स्कीम घोषित कर रखी है, जिसके तहत हिमाचल भी 400 करोड़ पर दावा कर सकता है। ये राशि भी एक मुश्त मिलनी है। इस पैसे के लिए भारत सरकार ने बिल्डिंग रेगुलेशन में 4 तरह के रिफॉर्म करने को कहा है। ये रिफॉर्म्स टूरिज्म और बिल्डिंग प्लान में किए गए हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर कहना चाहेंगे पहली मर्तबा, क्योंकि इस तरह की अनुमति भी भवन बनाने के लिए सरकार की ओर से दी जाएगी। कमर्शियल भवन जो कि 20 मंजिला इमारत के होंगे। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें क्योंकि नहीं होती हैं, तो अब इसके बाद लेकिन हमें ज़रूर इसका असर देखने के लिए मिलेगा। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।